अभी अपनी कल परसों वाली वीडियो में मैंने बोला था कि यार जिमी ऊसो कितना अनसीरियस रहता है, वो सीरियस मूवमेंट में भी ऐसे एक्ट करता है कि उसे देख के हंसी आ जाती है। ये मंडे नाइट रॉ से ही वीडियो है, ये शो खत्म होने के बाद की है ये, जहां पे जिमी ऊसो बीच में फंस गए हैं जे ऊसो और कोडी रोड्स के। तो वहां पर वो एक तरीके से उनका साथ देने के लिए जो जे ऊसो का बिल्कुल ये वाला जो वो करते हैं क्राउड में जाके गाने के लिए नाचने के लिए वैसा कर रहे हैं, और ये वो कर करके दोनों साइड को दिखा रहे हैं। कोडी रोड्स और जे ऊसो देख रहा है ये बंदा क्या पगला गया, पागल हो गया। लोगों ने वैसे साथ नहीं दिया वहां पे जिमी ऊसो का, उसके बाद दोनों ने मिलकर बजा भी दिया। तो ये फनी मूवमेंट्स अभी आने वाले मुझे टाइम, मैं तो चाह रहा हूं जिमी ऊसो अपने यही कैरेक्टर को प्ले करें भाई। सीरियस होने के लिए आई थिंक जे ऊसो काफी है। जिमी ऊसो की ये वाली साइड आई थिंक थिंग्स को और फनी बना सकती है, लेकिन जब मारने की बारी आती है तो वो मार भी देते हैं आके। तो जो भी होने वाला है भाई मस्त होगा जिमी जे ऊसो का रेसलमेनिया के मैच की तरफ बढ़ने तक का सफर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। तो इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप बढ़ गई है भाई, ऐसा रेयरली ही बताने को मिलता है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.747 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते जो रॉ की व्यूअरशिप आई है वो है 1.870 मिलियन व्यूअर्स। और भाई 2 मिलियन के पास रॉ के नंबर्स आ रहे हैं, सोच रहे हो ये? मतलब अभी तो कुछ टाइम पहले हमको आदत हो गई थी 1.4 1.5 हद से 6-7 पर कभी पहुंच गया, तो लेकिन 1.87 वाले नंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ के लिए ड्रॉ कर रही है। तो अच्छा टाइम चल रहा है ये। और मुझे अब ऐसा लग रहा है सही में लेजिट की रेसलमेनिया जब आ जाएगी आसपास तो 2 मिलियन के आसपास भी शायद हो सकता है लगातार 1-2-3 एपिसोड्स के लिए जो रॉ की व्यूअरशिप है वो आ सकती है। एलिमिनेशन चेंबर बस अब से कुछ ही टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू का शो दूर है। आपको पता है इंडिया की टाइमिंग भी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिन में 2:30 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास ऐसा कुछ होने वाला है, 3:30 बजे के आसपास होने वाला है। और बाकी मैं आपको भी और भी चैनल पर इसके बारे में कुछ बताऊंगा जो हम प्लान कर रहे हैं। तो अभी तो बॉबी लैशली, अंडरटेकर, रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच की एक वीडियो भी है जहां पर आई थिंक एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और ये सारे सुपरस्टार जो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुके हैं, बहुत सारे सुपरस्टार ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू ने वहां पर अपना ट्राई आउट, पता नहीं बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ट्रिपल एच खुद स्टेडियम में पहुंच गया, तो पूरी फील आ रही है। और ये देख के ना बहुत बड़े वाले शो की वाइब आ रही है भाई सही में, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू का मतलब रेसलमेनिया होता है वैसे तो नहीं कह रहा, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े शो जैसे सऊदी अरब में वाइब आती है ना, वैसी वाइब यहां से आ रही है। ऑब्वियसली आएगी भी क्योंकि ये भी डब्ल्यूडब्ल्यू ओवरसीज जाके कर रही है और एलिमिनेशन चेंबर होपफुली उस चीज पर डिलीवर भी करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी डाउट्स हैं इस शो को लेकर। लेकिन मुझे लगता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कमी छोड़ेगी जब इतना पूरा ताम झाम लेके वो दूसरे देश में जा रहे हैं अपना शो करने के लिए। एलिमिनेशन चेंबर से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू एक प्रेस इवेंट भी करने वाली है, शायद अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में आपको मैं अपडेट दूंगा, जहां पे ये प्रेस इवेंट है बेसिकली इस चेंबर वाले शो के बारे में और ज्यादा इसको हाइप करने के लिए। यहाँ पे गेस्ट आप देख सकते हो, रिया रिप्ली, ट्रिपल एच, नाया जैक्स, लोगन पॉल, बियांका ब्लेयर, लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन, ये सारे सुपरस्टार इस जो प्रेस इवेंट है उसका पार्ट बनने वाले हैं। और प्रेस इवेंट आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, स्पेशली अभी जो रिसेंट वाला गया है लास वेगास में डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया था, तो यहाँ पे भी कुछ जो तबाही है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ना इतनी बड़ी नहीं रॉक रोमन रेंज जैसी, लेकिन कुछ ना कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू शो को हाइप करने के लिए कर सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी वेबसाइट के ऊपर स्मैकडाउन के जो ग्राफिक है, जो उसका बैनर है, उसको अपडेट कर दिया है। यहाँ पे अपडेटेड लिस्ट में आप देख सकते हो रैंडी ऑर्टन, लोगन पॉल, रोमन रेंज हमको मेल डिवीजन से दिख रहे हैं और विमेंस डिवीजन से, फीमेल डिवीजन से बियांका ब्लेयर, इयो स्काई और बेली है। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर जो सुपरस्टार वाला उसको भी अपडेट कर दिया भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कौन कौन बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो भी यहाँ पे आ चुके हैं भाई साहब, और तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। आगे से ड्रैगनोव भी दिख रहे हैं भाई मुझे। तो ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू अपने मतलब ये इससे पता ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू किन सुपरस्टार्स को बड़ा मान के चल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ भाई ये सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू की नजर में डोमिनेटिंग वे में है, या फिर हाँ इनका है दबदबा, या फिर हो जाएगा। ड्रू मैकिंटायर के सोशल मीडिया पे कैरेक्टर आपको पता कितना धांसू चल रहा है, वैसे भी चल रहा है। तो अभी पर्थ में पहुंच चुके हैं, वहीं से उन्होंने एक वीडियो डाली जहां पे वो इस चीज को एड्रेस करते हैं कि यार मुझे एड्रेस करने का मौका नहीं मिला, चलो अब मैं तुम्हारे लिए एड्रेस करता हूं। मुझे लोग बोल रहे हैं कि मैं हिपोक्रेट हूं, मैं एक टाइम पे ब्लड लाइन के अगेंस्ट बोलता था, लेकिन अब मैंने देखा कि मैंने ब्लड लाइन की हेल्प ली। तो यहां पे ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि अगर तुम मेरी नजरों में देखोगे, वही सीएम पंक के कैच फ्रेज के आइज में कि लुक इन माय आइज व्हाट डू यू सी, उन्होंने बोला मेरी नजर में था कि मैं सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक करूं। लेकिन वो ये बोलते हैं कि मैं खुद को आगे नहीं रख सकता, मैं फैंस को देख रहा हूं, तो जब मौका आएगा तब वो चीज मैं करूंगा। तो ऐसे बोल के उन्होंने बोल दिया भाई मैं इस चीज से लेने देने नहीं, जो ये पैट मैकेफी और माइकल कोल कमेंट्री से बोल रहे हैं हिपोक्रेट ऐसा कुछ भी नहीं है, उस चीज को ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर क्लियर तरीके से एड्रेस कर दिया। बट ये सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि उन्होंने बोला जब सही टाइम आएगा
तब वो सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक करेंगे। लेट्स सी वो सही टाइम ड्रू मैकिंटायर के लिए कब आता है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को उस समवन स्पाइक का बदला लेना है सोलो सिकोवा से और पूरी रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन से। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं ना, आप मतलब एक साथ बहुत सारी दमदार बातें, और ये रैंडी ऑर्टन के बारे में। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ उनका इंटरव्यू था, बहुत सारी बातें यहां पर हमको पता चली। सबसे पहले तो रैंडी ऑर्टन ने ये बोला, सुनना इसको ध्यान से, उन्होंने ये बोला कि WWE में मैंने अब तक जो भी किया है उससे बेस्ट आना अभी बाकी है। यानी कि अभी रैंडी ऑर्टन ने जो कुछ किया WWE में ठीक है, लेकिन उनका बेस्ट अभी आना बाकी है। रैंडी ऑर्टन ऐसा खुद बोल रहे हैं। इससे ये चीज क्लियर होती है भाई, बहुत लॉन्ग गेम में रैंडी ऑर्टन स्टिल अभी अपने आप को WWE में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा गोल है कि मैं एक भी सेकंड को फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगा, यानी कि हर एक सेकंड को वो मैक्सिमाइज कैपिटलाइज, बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखने वाले कि भाई चलो ठीक है, वो अपने हर चीज की हर टाइम की वैल्यू करें, स्पेशली जिस तरीके से अभी उन्होंने अपनी रिकवरी करी है। इसके बाद उन्होंने विंस मैकमैन के बारे में भी कॉमेंट किया। वो ये बोलते हैं विंस मैकमैन नहीं होते तो आज जो मैं हूं वो नहीं होता, मैं विंस मैकमैन की वजह से बना हूं। लेकिन जब मैं जो चीजें मैं सुनने या पढ़ने को मिलती है मुझे विंस मैकमैन के बारे में, मैंने वो सारी चीजें देखी हैं। और इसके बारे में क्या रैंडी ऑर्टन ने बोला, एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं, इट एफिन हर्ट्स माई हार्ट, इट हर्ट्स माई हार्ट। यानी क्लियर उन्होंने बता दिया भाई कि मतलब ये उन्होंने चीज बोली कि वो साइड नहीं है विंस मैकमैन की, लेकिन ये देख के सुन के जिस इंसान की वजह से वो बने हैं इतना, जब वो ऐसा सुन रहे हैं तो उनको भाई उनके दिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई यही सेम रिएक्शन काइंड ऑफ सेथ रॉलिंस का था। अब रिसेंट में जॉन सीना ने भी काफी घुमा फिरा के बातें बोली विंस मैकमैन के बारे में, तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। मेरे को भी नहीं समझ में आया भाई सही में जॉन सीना ने क्या बोलने की कोशिश की है। बस वैसे बोल रहे थे कि हाँ ठीक है चलो, मतलब ऐसा लग रहा था उनको सुन के कि जब तक कोई चीज नहीं निकल के आए थे विंस मैकमैन के बारे में क्लियर, वो उसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे। बट आई थिंक वो चीज क्लियर हो चुकी है विंस मैकमैन के बहुत पहले। मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई, पता है विंस मैकमैन ने वो सारी चीजें की पहले, प्रूफ हो चुकी हैं, तो अब दूसरी बार भी उनके ऊपर लगाया तो इतना बहुत ज्यादा कोई शॉकिंग है। खैर इस बारे में हम नहीं बात कर रहे। अब सर्वाइवर सीरीज के बारे में रैंडी ऑर्टन ने क्या बोला वो भी सुनो। वो ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता था कि देखो भाई मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता कि यार जिस नाइट को मैं आ रहा हूं उसी नाइट को सीएम पंक आ रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने बिजनेस को, थिंग्स को समझने की कोशिश करी और वो बता दें कितनी ज्यादा उनको क्लैरिटी मिल गई है। वो बोलते हैं कि जब मैं आया तो मेरे को ट्रिपल एच ने आके बोला कि ठीक है वन मोर थिंग, सीएम पंक भी आज रिटर्न कर रहा है। तो जब ट्रिपल एच ने मुझे ये बात पहली बार बताई, यानी कि जब रैंडी ऑर्टन वहां रिंग में थे तो उनको पहले से पता था आज क्या बम फटने वाला है, तो रैंडी ऑर्टन ने ये चीज क्लियर करी। उन्होंने बोला कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ट्रिपल एच ऐसा सही में बोल रहा है। तो मैंने फिर ट्रिपल एच से पूछा मजाक तो नहीं बना, सही बात है? तो ट्रिपल एच कहते हैं हाँ भाई सही है। तो उस मोमेंट पर रैंडी ऑर्टन को पता चला, और रैंडी ऑर्टन को भी कोई दिक्कत नहीं थी अपना रिटर्न शेयर करने में सीएम पंक के साथ। वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं था कि सीएम पंक के रिटर्न की बात हो रही है तो फिर मेरे बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी, क्योंकि हमने देखा था सीएम पंक तो आए थे लेकिन रैंडी ऑर्टन को भी कोई नहीं बोला था उनके बारे में, उनकी शेप के, उनकी रिंग में जैसे मूव करता हर चीज के बारे में सारे लोगों ने बात करी। तो रैंडी ऑर्टन भाई काफी इंप्रूव्ड वर्जन है रैंडी ऑर्टन का, मैं सही बता रहा हूँ। रैंडी ऑर्टन का एक फैन होने के नाते बहुत पहले से रैंडी ऑर्टन को देखा है। वो वाइब्स पहले रैंडी ऑर्टन से बहुत अलग आती थी, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा उनकी, ऑफ द स्क्रीन जैसे वो इंसान थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। लाइफ सिखा देती है वैसे, आगे बढ़ते बढ़ते हम भी बहुत कुछ सीखेंगे भाई, अभी तो हम बच्चे ही हैं, तो आप भी देख रहे हो तो सीखते चलो लाइफ में आगे। एक मैसेज भी यहाँ से हमको मिल जाता है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अरे यार भाई मतलब मैं बता नहीं सकता मैंने इस वीडियो को कितनी बार देख लिया है। ये WWE ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस वीडियो को शेयर किया है, जहां पे रॉक एक तरीके से एलिमिनेशन चेंबर को हाइप करते हैं। और अगर आपको ये समझना है ना कि एक अच्छा प्रोमो कट करना क्या होता है, माइक में अच्छा बोलना क्या होता है, कैसे स्टैंड आउट करना होता है अगर हाथ में माइक है, तो सिर्फ रॉक का ये अकेला ये जो 1 मिनट के आसपास की वीडियो है, 1-1.5 मिनट की जो वीडियो है, ये काफी है। रॉक ने यहां पर सेथ रॉलिंस को बोला कि वो कोडी रोड्स की गर्लफ्रेंड है। देखो मैं जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा रॉक ने यहाँ पे जो बातें बोली, लेकिन रॉक ये कहना चाह रहे हैं कि एलिमिनेशन चेंबर कहाँ, अच्छा ठीक है पर्थ में है, तो ये मेक श्योर करना कि वहां पे जो भी लोग बीएस करने जा रहे हैं, यानी कि वो ग्रेसन वॉलर में जो आने वाले हैं सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स, उसकी बात करते हैं, कोई रॉक के बारे में उल्टी सीधी बात ना बोले। क्योंकि अगर रॉक के बारे में कोई उल्टी सीधी बात बोलेगा तो इससे पहले कि वो इंटरव्यू खत्म हो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और कोई ये सवाल मत करना कि मैं कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि रॉक डज द मैजिक, वो मैजिक करना जानते हैं। मैं वहां पहुंचूंगा और अच्छे से उनके पिछवाड़े तोड़ के उनको बताऊंगा कि रॉक से उलझना क्या होता है। भाई इतना मतलब सही सामने खड़े होते कोडी और सेथ, तो मैं सच में उनके रिएक्शन देखना चाहता और वो क्या काउंटर लेके आते, क्योंकि रॉक ने जिस तरीके से बोला अपने कैरेक्टर में भाई
यार ये जो भी हुआ ना, वी वांट कोडी या जो भी सीन था, बहुत बेस्ट चीज हुई है WWE के लिए। अगर ये ना होता तो भाई वही एमआई से हमको रोमन रेंस और रॉक का मैच दिख जाता। अभी उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर रॉक का हील टर्न नहीं होता तो भाई फिर तो बेकार हो जाता। अगर वी वांट कोडी होके भी रॉक ऐसा फेस में रहता तो कोई फायदा नहीं था उसका, लेकिन वी वांट कोडी हुआ तो उसकी वजह से हील वाला कैरेक्टर आ गया। इनिशियली मैं भी ये सोच रहा था कि यार रोमन रेंस और रॉक का मैच होना चाहिए। मैंने ये भी बोला था कि अगर रेसलमेनिया 40 में नहीं हो रहा और बाद में कहीं जाकर हो रहा तो कोई इशू नहीं है भाई, कोडी रोड्स का मैच करवा सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है WWE वही चीज कर रही है, आगे जाके शायद WWE किसी शो में देखेगी। लेकिन रॉक का तो भाई ये क्या ही प्रोमो है, मैं जानबूझ के इसके ऊपर एम्फेसिस डाल रहा हूं, क्योंकि ये चीज जब आप देखोगे सुनोगे जिस तरीके से रॉक बोल रहे भाई, बहुत मस्त चीज है। और क्या इसका मतलब एलिमिनेशन चेंबर में रॉक आ रहे हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर हम रोमन रेंस को भी देखें तो क्या उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया लास्ट में, उन्होंने अपनी आई विंग करके बोला ऐसे, और वो ये भी बोलते हैं कि मैं तो नहीं जा रहा शो पे, और रॉक भी इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो भाई देखो बहुत हद तक पॉसिबल है, कोई ये नहीं कह रहा बहुत उम्मीदें रखना, लेकिन ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि एक प्राइवेट जेट होगा रॉक और रोमन रेंस के लिए, सारे लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। जब एंड मूवमेंट पर लाना होगा रोमन रेंस और रॉक को, तभी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में लैंड करेंगे। उसके बाद जो है ऑप्टस स्टेडियम में पहुंच के ग्रेसन वॉलर के इस मैच के अंदर वो तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि स्टेडियम बहुत बड़ा है, उसके अंदर शायद WWE बिग फील लाने के लिए बिग नेम्स को लेके आ सकती है, जो कि हमको पता है रोमन रेंस और रॉक के हैं। देखो एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन WWE इस चीज को कर जरूर सकती है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और एक स्पॉट जो कि आप बोल सकते हो गारंटीड होने वाला है रेसलमेनिया 40 के रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में, वो है सोलो सिकोवा का समोन स्पाइक और उसके ऊपर कोडी रोड्स का किक आउट। देखो एक सिंपल सी चीज, रेसलमेनिया 39 के अंदर क्या हुआ था, समोन स्पाइक की वजह से एंड में फिर स्पीयर रोमन रेंस ने मारा था, तो रोमन रेंस मैच जीत गए थे। उसके बाद हमने ये स्पॉट देखा कि कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ में आ रहे, तो WWE दिखाई इसीलिए रही है कि एक स्टोरी बिल्ड हो रही है उस डायरेक्शन में, और सोलो सिकोवा भी एक की रोल प्ले कर रहे हैं इस चीज में। और जब रेसलमेनिया 40 में भी यही सेम एंगल होगा, तो उस टाइम पर जब कोडी रोड्स किक आउट करेंगे तो वो एक मूवमेंट होगा कोडी रोड्स की स्टोरी के अंदर, एक छोटा सा कह सकते हैं ना चैप्टर फिनिश करने वाला, कि चलो सोलो सिकोवा के जो समोन स्पाइक है उससे भी उन्होंने पार पा लिया है। वैसे सोलो सिकोवा भले ही इंडिविजुअली सिंगल्स रन में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनके इस फिनिशर को WWE ने बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया है, और एक स्टोरी प्ले आउट करने वाला है रेसलमेनिया 40। बहुत मस्त टाइम भाई WWE के अंदर चला। अभी तो पता नहीं क्या रेसलमेनिया जाते आते क्या क्या चीज WWE हमको दिखाएगी, वो सारी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर पता चलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।